Hello, dear student, teachers, parents, and friends. That's Nisashir Paul with a new topic, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके साथ है और एक और भी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? याद रखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं की जाती। मतलब ये आप कभी भी नहीं सुन पाएंगे कि फ्रैक्शन की वजह से बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई या एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। और ये उनकी नॉन कंजर्वेटिवनेस की एक सबूत भी है, क्योंकि वो फोर्सेस जो है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो एनर्जी को ज़ाया कर देती है, हीट में कन्वर्ट कर देती है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड जो है या कंजर्वेटिव फोर्सेस ये एनर्जी को स्टोर कर देती हैं, जो वापस बॉडी को दे देती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डिफिनीशन कुछ यूं है कि द एनर्जी stored in the body when its configuration is changed in the field of force is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में स्टोर हो जाती है। कैसे? जब उसके कन्फिगुरेशन या लोकेशन को चेंज किया जाए। कहाँ चेंज किया जाए? एक फील्ड ऑफ फोर्स में, एक ऐसा फील्ड जो फोर्स का फील्ड हो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास जो है फील्ड ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इस तरह के और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ रही है, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा। ये हमारे पास जो है ये फील्ड ऑफ फोर्सेस है या फोर्स फील्ड्स है, राइट। और ये कंजर्वेटिव भी है, तो इसलिए इन तीन फील्ड्स और इन तीन फोर्सेस की वजह से बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जाया नहीं होने देती एनर्जी को। जब आप बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो ये एनर्जी इसमें, इस बॉडी पे आप जितना काम करते हैं वो काम बॉडी में स्टोर हो जाती है। और जो ही बॉडी को रिलीज किया जाए, ठीक है, तो जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई वही एनर्जी ये फील्ड उस बॉडी को वापस दे देती है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव जितनी भी फोर्सेस है वो एनर्जी वापस नहीं देता बल्कि जाया होने देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है और कंसेप्चुअल भी है। तो असल क्वेश्चन ये है कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस चीज के बराबर होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी पे जितना काम होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? देखिए, ये फॉर एग्जांपल अर्थ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ, इस मास को हमने मूव किया यहाँ हाइट h तक, इस लेवल से हमने मूव किया, यहाँ तक ले आए हमने बॉडी को, और ये हाइट h तक ले गए हम, ठीक है। तो कितना काम हुआ? ये काम जो हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ होती है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट को हमने h से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हम इसकी जगह h लगाएंगे। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज के बराबर होती है? mg के, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये है mg, और s की जगह लगाए h, और इसके साथ जो फार्मूले में आपको पता है एफ एस cos थीटा हमारे पास फार्मूला होता है, तो थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे? h अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, तो एंगल दोनों के बीच का कितना है? 180। तो cos 180 जो है ये -1 का इक्वल है, तो -mgh
ये वर्क बॉडी पे हुई और ये वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो बात इधर खत्म हुई, इधर खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये तो हम जब जमीन के सरफेस को हम जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर दें, मतलब हम ये समझे कि जमीन के सतह पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हालांकि हर बॉडी में जो जमीन के सतह पे पड़ा है पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन और आसानी के लिए ये कहते हैं कि लेट्स सपोज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस, लेट्स सपोज इट इज जीरो। हम सपोज कर दें कि ये जीरो है। ठीक है, एक बात यही है। दूसरी बात ये है कि ये हम उस हाइट के लिए यूज करते हैं, कौन सी हाइट के लिए? जब h इज वेरी वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ अर्थ, जब ये हाइट जमीन के रेडियस के मुकाबले में बहुत ही कम हो, तब जाके हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाइट ज्यादा हो, जैसा कि सैटेलाइट की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम बात करते हैं, या काफी हाइट पे हम जाते हैं, तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल क्यों नहीं है? हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फिर क्यों करते हैं? आपको पता है, मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। याद रखिए, ये जो हमारी अर्थ है, इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फील्ड को, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, उसे हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइंस हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स होती है। ठीक है, तो जहां भी आप किसी बॉडी को रख दें तो वो जमीन की तरफ ही गिरेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये इस तरह ऑल डायरेक्शन से वर्टिकली, ये सॉरी रेडियली इनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है। राइट, ये फार्मूला हम क्यों नहीं यूज कर सकते? ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो सिंपल फार्मूला है mgh, ये हम क्यों यूज नहीं करते? एक पॉइंट ये है, जो बुनियादी पॉइंट है, कि ये जो g है हमारे पास, ये g क्या होता है? g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। और मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। इसका ये मतलब है कि बॉडी अगर इधर पड़ी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के फी किलोग्राम पे कितना फोर्स लगाता है? बॉडी जितनी भी वो 50 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, जो भी हो, लेकिन ये जो ग्रेविटी है, अर्थ ग्रेविटी है, ये इस बॉडी के 1 किलोग्राम पे इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाता है? इसी लोकेशन पे बॉडी के 1 किलोग्राम पे कितना फोर्स लगाता है? ठीक है। दूसरी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडी के फी किलोग्राम पे कितना फोर्स लगाता है? ये अर्थ की ग्रेविटी। तो ये तो हमको पता है कि जितना भी हम दूर जाएंगे, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक ये जो फोर्स है हमारे पास, ये इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर है। अर्थ सेंटर से हम जितनी दूर जाएंगे, ये फोर्स जो है ये इतनी रेट के साथ कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फार्मूला लगा लें, वो जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जी एम मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये आर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी। एम के साथ कैंसिल हुई, ये स्क्वायर है, सॉरी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एम बाय आर स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, मतलब है
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। मतलब जो ही हम ऊपर जाएंगे तो ये g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो अगर यहां पे हम इस हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करें mgh, ठीक है, g इधर लेते हैं, ये सपोज mg1h1 है, h1। अगर हम इसी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं h2 हाइट पे, तो यहाँ पे बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg-h2। वजह यह है कि हाइट के साथ जितना हम ऊपर जाते हैं, हाइट के साथ साथ ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो हम ऊपर बॉडी लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इट इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, इट इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, ये हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक है। दो वजूहात की वजह से, एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाती है, दूसरी बात यह है कि इस फार्मूले के लिए जो हमारे पास इस फार्मूले के लिए हम जमीन की सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम जीरो लेते हैं। मतलब है सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो हम रेफरेंस लेवल लेते हैं। रेफरेंस लेवल का मतलब है कि जहां से हम काउंटिंग या मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए, हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में जहां भी जाए हम वो फार्मूला यूज कर सकें, एक ऐसा फार्मूला हमें चाहिए। तो इसलिए इसके लिए अब हम प्रोसेस करेंगे और वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल वर्क है। वो मैथमेटिकल वर्क मैंने इंतहाई आसान कर दिया है, दूसरी कैलकुलेशन दूसरे लोगों ने जो की है उसके मुकाबले मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है। कोशिश करूंगा तो आप भी कोशिश करें कि आप याद रखें। कंसीडर, फर्ज करें ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये एक हाइट है जमीन की सेंटर से, ये हमारे पास सेंटर है, क्लियर। अच्छा, लेकिन ये जो हमने लंबाई लेंथ ली ये अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, मतलब इस पे जहां भी आप बॉडी रखते हैं ये गिरेगी जमीन की तरफ, राइट। सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट की हाइट जो है सेंटर ऑफ अर्थ से सपोज ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r1 डिस्टेंस है, r1, क्लियर। यहाँ पे एक मास पड़ा हुए, उस मास की क्वांटिटी जो है वो m है, ठीक है। हम इस बॉडी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब इसको हम इस तरह लेके आएंगे ताकि बॉडी एक्सेलरेट ना हो, मतलब यूनिफॉर्म, इस तरह यूनिफॉर्म लेके आना। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली एक फोर्स ऊपर की तरफ इस्तेमाल करते रहें, मतलब इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे। अगर हमने छोड़ दिया तो ये एक्सेलरेट हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, सपोज ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक, ये जो एक दूसरा लोकेशन है हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से, यहाँ से ये एक दूसरा लोकेशन है जिसकी वैल्यू r2 है, ठीक है। यहाँ तक ये बॉडी आती है, क्लियर हुई बात। ये वही इन दोनों पॉइंट्स या इन दोनों डिस्टेंसेस या यूं कहें कि वेक्टर्स में जो डिफरेंस है वो हमारे पास है इस तरह, ये हम लिखेंगे डेल्टा r, और ये डेल्टा r जो है किस चीज के बराबर है? r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे बॉडी को लेके आना है, हम इधर नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स,
जो R1 लोकेशन पे है, R1 वो है जी एम एम मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एट R2 लोकेशन इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ R2 स्क्वायर। क्लियर। तो जब बॉडी हम लेके आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी में चेंज आ जाता है। कितना चेंज, ये देखो यहाँ पे फोर्स इतना है, यहाँ पे इतना है। अच्छा, तो और डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट वो इतना कवर होती है। तो अब देखो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेविटी ने बॉडी पे कितना काम किया, क्योंकि ग्रेविटी जो है बॉडी को खींच रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा, ग्रेविटी के लिए हमेशा के लिए वर्क डन के लिए हम क्या लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हम फोर्स कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? हम दोनों ही नहीं ले सकते। ठीक है, ना ये वाला ना वो वाला। हम इन दोनों का एक एवरेज लेंगे। एवरेज क्या होता है? एवरेज एक ऐसा फोर्स जो इसी पॉइंट पे हो, इसी पॉइंट। ठीक है, मतलब इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हो, एवरेज फोर्स लेंगे। और इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एवरेज फोर्स है। कौन कौन से का वैल्यू का, इस वैल्यू और इस वैल्यू का हम एवरेज वैल्यू लेंगे। अब इस एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लोकेशंस का भी हम एवरेज लेंगे ना। इस लोकेशन यानी इस डिस्प्लेसमेंट का या इस हाइट का और इस हाइट का भी हम एवरेज लेंगे ना, ये वाला एवरेज। ठीक है, तो वर्क डन अब हम कैलकुलेट करेंगे कि द वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2 वो हम कैसे लिखेंगे, W is equal to R1 to R2 is equal to average force of the gravitational into displacement। वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारे पास, देखिए ये एवरेज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये आर क्या है ये याद रखिएगा, ये आर जो है हमारे पास यहां से यहां तक ये वही एवरेज आर है जिसका हमने जिक्र किया। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये एवरेज फोर्स है, तो एवरेज फोर्स इसी लोकेशन पे होगी ना। इसी लोकेशन पे तो ये वाला फोर्स है, इसी लोकेशन पे ये वाला फोर्स है, तो एवरेज लोकेशन पे एवरेज फोर्स होगी। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या, कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई, डेल्टा आर। ठीक है, और दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, मतलब बॉडी भी नीचे आ रही है, तो इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है हमारे पास। ठीक है, तो याद रखो जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है। इसलिए हमारे पास जो ये एवरेज ये जो एंगल ब्रैकेट है ये सिर्फ आर पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो जी एम एम 1/r एवरेज स्क्वायर। ठीक है, इनटू डेल्टा आर किस चीज के बराबर है, ये तो 1 के बराबर है। डेल्टा आर हमारे पास इक्वल है R1 माइनस R2। ठीक है, ये अभी R जो है हमारे पास एवरेज है, इसका हम फिर स्क्वायर लेंगे, तो ये नोट कीजिएगा। बट ये हमारे पास फार्मूला है वर्क R1 टू R2, ये नोट करें। इसके लिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, ये R एवरेज स्क्वायर। बट एवरेज क्या होता है, R एवरेज, ये R एवरेज क्या है, ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, अभी हमारे पास स्क्वायर है तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 डिवाइडेड बाई 4, दोनों साइड का हमने स्क्वायर ले लिए। ये जो ऊपर वाले वैल्यू है ये इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है। एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये जो डेल्टा आर है हमारे पास बॉडी यहां से यहां तक आती है, तो वो किस चीज के बराबर है, टोटल डिस्टेंस
माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट। अब इससे कैलकुलेट करें, R2 को इधर लेके आए, डेल्टा R प्लस R2 इज इक्वल टू R1। ये R1 की जगह यहाँ पे पुट कर दें, पुट N1, ये हमारे पास इक्वेशन A है, ये 1 हुई, ये 2, पुट 2N1, 2 को 1 में पुट कर दे तो हमारे पास R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की जगह लिखी डेल्टा R प्लस R2, डेल्टा R प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये अपनी जगह, प्लस 2 इंटू R1 की जगह हम लिखेंगे डेल्टा R प्लस R2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। अब इस ब्रैकेट को खोल दें, ब्रैकेट खोलने से ये डेल्टा R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R डेल्टा R2 डेल्टा R, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया हमने, ठीक है, प्लस R2 स्क्वायर प्लस ये 2 डेल्टा R इंटू R2, 2 R2 डेल्टा R, ये 2 R2 स्क्वायर, 2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो ये डेल्टा R स्क्वायर, ये डेल्टा R जो है ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम हमने लिया ताकि फोर्स में अगर चेंज आती भी हो तो ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए डिस्टेंस हमने कम लिया। तो इसलिए अगर छोटा वैल्यू उसका आप स्क्वायर ले लें तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गई। R2 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 4R2 स्क्वायर प्लस 2R2 डेल्टा R, 2R2 डेल्टा R, ये और ये 4R2 डेल्टा R डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। तो अब जो हमारे पास डेल्टा R है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये किस चीज के बराबर है, R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 4R2 स्क्वायर प्लस 4R2 डेल्टा R, इसकी जगह 4R2 स्क्वायर प्लस 4R2 इंटू R1 माइनस R2, ये वैल्यू पुट कर दें, और इसके ये जो है डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4R2 स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4R2 R1 माइनस 4R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इसके साथ कैंसल, इज इक्वल टू 4R2 R1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ कैंसल, R2 R1, तो R एवरेज स्क्वायर जो है इस चीज के बराबर है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, पुट R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू R2 R1 इन इक्वेशन ए में पुट कर दें यहाँ पे। तो ये वर्क डन जो है, वर्क डन फ्रॉम R1 to R2 इज इक्वल टू GM मास ऑफ अर्थ 1 ओवर R1 R2, और डेल्टा यहाँ पे R1 माइनस R2, ठीक है। तो GM ये इसके नीचे लगा दें, यानी R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2 यहाँ पे लगा दें। ये आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, M इस तरह R1 R2 माइनस R2 R1 ठीक है, R1 के साथ कैंसिल करें, R2 के साथ कैंसिल करें, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बनता है वर्क डन फ्रॉम R1 to R2 वर्क डन फ्रॉम R1 to R2 इज इक्वल टू GM 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। तो ये तो हुआ काम। अब क्या है कि नोट कीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएंगे तो आपने
उस बॉडी पे काम, तो ग्रेविटी ने उस बॉडी पे जरूर काम करना होगा। ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है तो किस चीज के बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो बट यहां पे नोट करें, बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। अब वर्क डन कितना हुआ? देखिए ये वर्क डन हुआ कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? यहाँ पे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेट्स सपोज पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पे बॉडी की हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो चेंज कितना आ गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन। ये माइनस और वर्क डन कितना है? ये है हमारे पास जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय r2 माइनस इंटू माइनस प्लस जी एम एम बाई r1। ये इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई r2 जी एम एम बाई r1। ये हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब देखो, अब हम कंसेप्ट की तरफ आते हैं। ये तो सारा सिर्फ कैलकुलेशन था, अब कंसेप्ट ये है कि अगर इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे ले लें, इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे ले लें, यानी R1 को हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, मतलब इतना दूर जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे, तो ऐसी जगह जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स ही ना हो तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो इस लोकेशन पे जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी, क्योंकि वहां पे फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो इफ R1 टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये लोकेशन हम बढ़ा दे और इनफाइनाइट लोकेशन तक लेके जाएं। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे और भी मासेस ना हो, मतलब मून भी साथ में ना हो, अर्थ भी सन भी साथ में ना हो, या कोई और, मतलब एक ऐसी लोकेशन जहां पे किसी किस्म का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? जीरो होगी। तो दिस implies that if R is tends to extended to infinity, then potential energy initial, जो यहाँ पे ये था, ये potential is equal to zero. So U final minus यहाँ पे लगा ले जीरो is equal to minus G M M by R2 minus वो जो G M M R1 जो है हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस है, सॉरी इधर हमने माइनस लिखा, ये प्लस है।
ठीक है, ये भी हो जाएगा प्लस। क्लियर? अच्छा, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर टू। ये हमारे पास इस पॉइंट पे जो हमने बॉडी को यहां से ले आया, इनफाइनाइट लोकेशन से ले आया, तो इसी लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में इतना है। क्लियर हुई बात? अब देखो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट लोकेशन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनेशन इसका ये है, द वर्क डन बाय in bringing from infinity to a position in the field is called absolute gravitational potential energy of that position. For example, absolute potential energy at R2, absolute gravitational potential energy at R2 किस चीज के बराबर होगी? वो है इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई R2। ये चूंकि एक ही लोकेशन के साथ रिलेटेड है, एक ही लोकेशन के साथ सिंगल पॉइंट के साथ हमने रिलेट किया, तो इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी पॉइंट पे, वो दोनों ही मासेस पे डिपेंड कर रही है, दोनों ही मासेस पे, मास ऑफ द बॉडी जो मूव कर रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइडिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ये जो हमारे पास जो ये मास ऑफ अर्थ है, ये इसको हम सोर्स मास का नाम देते हैं। सोर्स मास ये है कि हम इसके फील्ड के अंदर बॉडी को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सोर्स मास है। क्लियर हुई बात? तो इससे हम ये रिजल्ट लेते हैं, ये नोट करें, कि पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए नोट आप ये लिखेंगे, ये इंतहाई जरूरी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एट लीस्ट टू बॉडी सिस्टम। ये कम से कम दो बॉडी सिस्टम के लिए डिफाइन की जाती है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है। क्लियर है? तो ये एक बॉडी और दूसरी बॉडी, तो तन्हा जो है वो सिंपल एक बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं, ये इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का एनर्जी होता है। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में सेव हो जाती है ना, तो इस बॉडी की वजह से होती है। ठीक है, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस बॉडी में जितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई इसकी वजह से, इस अर्थ की वजह से, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इस अर्थ में भी सेव हुई इस बॉडी की वजह से। ठीक है, ये और पॉइंट नोट कर लें, द सेम gravitational potential energy
which is minus g m by r2 is also safe stored in mass m। ये जो बड़ा मास है, मास ऑफ इसमें भी। अब गिरेगा कौन? ये गिरेगा। ये क्यों गिरता है? जमीन क्यों नहीं गिरती, ऊपर नहीं जाती? ये पेन मैंने पकड़ा हुआ इधर, ये पेन गिरता है हमेशा। तो ये नोट कीजिएगा कि ये पेन, सिर्फ ये पेन नहीं गिरता, जमीन भी गिरती है, लेकिन जमीन का जो मास है उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है कि ये जो छोटा फोर्स है, यानी इसका जो वेट है, यानी जमीन इस बॉडी को जिस फोर्स से खींच रही है, ये बॉडी भी जमीन को उतनी ही फोर्स के साथ खींच रही है। तो वो जो फोर्स है, इसका जो वेट के बराबर फोर्स है, वो फोर्स उस अर्थ में मोशन लाने के लिए इंतहाई नाकाफी है। इसलिए अर्थ ऊपर नहीं आती, ये जाता है, इसका इनर्शिया कम है। ठीक है, तो इतनी ही एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है बॉडी में। अब एक और पॉइंट भी साथ नोट कीजिए, तीसरा पॉइंट जो कि इंतहाई जरूरी है, वो ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू कहां से आ गई भाई? नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का तीसरी बात, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव इन द फील्ड। आप जहां भी हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, जहां भी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो 0 है। और वो कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे। मतलब जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप जो ही फील्ड में एंटर हुई तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। नंबर 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0 है, 0 से ज्यादा भी नहीं है, ये भी नोट कीजिएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये 0, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इतनी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होती। और ये नेगेटिव क्यों होती है? नंबर 5, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ नेगेटिव बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा के लिए अट्रैक्टिव फोर्स है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि दो मास जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल नहीं करते, हमेशा अट्रैक्शन होती है। क्लियर हुई ना बात? और ओके, नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज के लिए अपने याद करना है। ये एमसीक्यूज इस कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी on the earth surface is a minimum। सबसे कम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू तो 0 है, सबसे कम कहाँ होगी? सरफेस ऑफ अर्थ पे होगी। मिनिमम ऑन द अर्थ सरफेस, वो कितना है? -g m/r/e, ये इतना है। ठीक है, अब अगर कोई ये पूछे कि अगर एक बॉडी हम अंदर गिरा दें जमीन के अंदर तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा? ठीक है, तो और ये मैंने पहले लिखी कि ये कम से कम वैल्यू है। ठीक है, कुछ हद के लिए जब हम जाते हैं अंदर तो ये कम हो जाती है, फिर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कांस्टेंट अक्सर ऐसा होता है कि, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा, ये एक सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। नंबर 7, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि इन द यूनिवर्स या इस तरह नोट करें कि ईच बॉडी lies
at the bottom of the gravitational potential will। हर एक बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल में रहता है। तो इसका मतलब है कि हर एक बॉडी, ये जो सारा यूनिवर्स है, ये एक इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी का एक चादर बिछा हुआ है, और इस चादर में जब आप किसी मास को रख देंगे तो ये चादर जो है इस तरह बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा यूनिवर्स है ये पोटेंशियल एनर्जी से भरा पड़ा हुआ है, और इस पोटेंशियल को हर मास ने, यानी हर बॉडी का मतलब है मास, मास ऑफ द अर्थ, मून, सन, गैलेक्सीज और ब्लैक होल वगैरह वगैरह, इन सारी बॉडीज ने इस एनर्जी को अपनी मास के मुताबिक डिस्टर्ब किया है, डिस्टोर्ट किया है। किस शक्ल में? एक कुएं की शक्ल में। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक, यहाँ पे एक पोटेंशियल वेल है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मैं थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देखिए, ये सपोज हमारे पास इस तरह एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक मेम्ब्रेन्स है, इस तरह। अब इसमें अगर मास रख दें तो ये इस तरह हो जाएगा। ये इस तरह देखिए, ये वही मेम्ब्रेन्स है। यहाँ पे इस बॉडी ने, इसमें यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास अर्थ है। इस अर्थ ने इसको डिस्टोर्ट किया है इस शक्ल में, इस तरह। यहाँ पे अर्थ पड़ी हुई, यहाँ पे जो है ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? जीरो है। ठीक है, जो ही बॉडी इधर आ जाती है तो ये क्या करेगा? ये गिर जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेल। और ये कुआं, इसकी गहराई अब कितनी है? यहां से यहां तक लेकर वो है -G/m/r। आर क्या है? रेडियस आता है, इसकी गहराई। ठीक है, इस तरह मून ने भी डिस्टोर्ट किया है, इसको बेंड किया हुआ है इस तरह। ये देखिए, मून ने इस तरह किया है, क्योंकि मून का मास कम है, इसलिए उसकी जो कुएं की गहराई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल की जो गहराई है वो कम है। मतलब है यहां से बॉडी को इस पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी गहराई काफी ज्यादा है। इसलिए मून से किसी चीज को फायर करना या बाहर गिराना, उसके लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो वहां पे ये कुएं की गहराई जो है, ये ग्रेविटेशनल potential will is equal to -G/m/r of the moon। रेडियस ऑफ द मून कम है तो इसलिए इसकी गहराई भी कम है। ठीक है, अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? और ये भी इंतहाई जरूरी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं, ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ये याद कीजिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेफिनेशन है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास of a body at that location
of the body in the field। ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, तो इसी पॉइंट पे एक खास लोकेशन है, यहाँ से यहाँ तक आर, क्लियर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास है -G(m)m/r, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस लोकेशन पे ये जो जमीन की ग्रेविटी है इस बॉडी की 1 किलोग्राम में कितना एनर्जी डालता है, या आप यूं कहें कि अर्थ की वजह से यहाँ पे एक बॉडी की फी किलोग्राम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VR। आर क्या है? एट दिस लोकेशन। मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये लोकेशन, या हम ये यूं कहते हैं कि पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन पर डिपेंड करती है। इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -G(m)m) ये R है डिवाइड बाय मास, ये कैंसिल। तो VR इज इक्वल टू -G(m)/r। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुई। और इसका आप नोट करें, जूल पर किलोग्राम इसका यूनिट है। यूनिट जो है इसका है यूनिट ऑफ V ऑफ R, इसका है जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशन ये मिटा देते हैं यहाँ, ये तो आपने नोट किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। Gravitational potential difference, the difference in the gravitational potential मतलब है कि इसी लोकेशन पे ये जो अर्थ की ग्रेविटी है पर किलोग्राम कितना एनर्जी डालता है, इतना। एक दूसरा लोकेशन ले ले, इस तरह एक और लोकेशन, ये जो R2 है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास है -G(m)m/r2, क्लियर। यहाँ पे इसी एनर्जी के साथ जो रिलेटेड हमारे पास वो है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है V ऑफ R1, ये हम R1 लिखेंगे, इज इक्वल टू -G(m)m/r1, ये R2 है, क्लियर, डिवाइड बाय m के साथ कैंसिल, -G(m)/r1। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी? R2 -G(m)/r2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब इसी पोटेंशियल से इस पोटेंशियल को माइनस कर दें, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब आपने बॉडी यहां से यहां लेके गई या यहां से यहां लेके आए, वो मोशन पे आपके लोकेशन चेंज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन याद रखो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। मतलब R इंक्रीज होता है, जब R इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल कम हो जाता है। और पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो कम वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो VR2 -VR1 -G(m)/r2 -G(m)/r2
R1। तो ये अगर आप अरेंज कर दें तो GM 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगी। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यही चीज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी यूज करते हैं, उसको हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। क्या? वोल्टेज के नाम से। क्लियर? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है अर्थ के सरफेस पे कितना है, ये एमसीक्यूज के लिए मैं करा रहा हूं आपके लिए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस पे कितना होगी? कांस्टेंट वैल्यू याद रखो, वो है V ऑफ कैपिटल R। ये R लोकेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब पोजीशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो, तो ये सरफेस सेंटर से कितना दूर है? R, तो इसलिए हमने R यूज किया। तो सिंपल सी बात है, -GM बाय कैपिटल R। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इसका कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखिए इसका जो है कांस्टेंट वैल्यू है -6.67 10⁻⁻11, 6 × 10⁻24, 6.4 × 10⁻6। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो यूनिट है यहाँ पे आप क्या लगाएंगे इसके साथ यूनिट? जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करते जो भी वैल्यू आ जाती है वो कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर फर्ज करें हम बॉडी को अंदर लेके जाते हैं इस तरह अंदर, तो फिर क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा? इफ वी मूव द बॉडी टुवर्ड द अर्थ सेंटर, then its gravitational potential will be क्या होगी? उसके लिए एक फार्मूला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर द R जब वो R स्मॉलर देन कैपिटल R, मतलब यहाँ पे हम ये R है, ये टोटल कैपिटल R है, यानी R का मतलब है ये स्मॉल r का कि ये हम अंदर गए, जब अंदर हम जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है बात? वो उसके लिए आप वैल्यू नोट कर -3/2 GM बाय कैपिटल R। इसके लिए ये एक फार्मूला है, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट नोट कीजिएगा, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ R = 0 में इसके साथ लिखता हूं = 0। यानी अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाए बाय चांस, तो वहां पे आपकी वेट 0 होगी। तो वेट 0 का मतलब आप पे फोर्स नहीं होगा। और फोर्स होगा क्यों नहीं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है इस पे ऑल डायरेक्शन से फोर्स होगी, क्योंकि आप सेंटर पे करें, आपके सर के ऊपर भी जमीन है, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ऑल डायरेक्शन पे जमीन ही जमीन है। तो you will be equally being attracted in all direction। आप सारे डायरेक्शन में आप पे एक जितना फोर्स होगा। अगर आपकी बॉडी इस तरह एक खास फोर्स के साथ खींची जा रही होगी तो उसी फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएंगे तो आप वेटलेस होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बॉडी पे फोर्स नहीं है उधर, तो आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी आपके बॉडी में नहीं होगा। आपके बॉडी में स्टिल एक कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यही था हमारा जो टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल का ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमें कमेंट करें अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो
तो आपके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। जो भी आपके जहन में सवाल आते हैं एमसीक्यूज के एग्जाम के हवाले से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, सारे जो चैप्टर है इसका रिव्यू भी होगा, इस सारे का एक निचोड़ में आपको बताऊंगा, इसमें एमसीक्यूज भी करूंगा और ये शॉर्टकट और ट्रैक्स भी आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूर आपने देखना चाहिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ताकि उसके मुताल्लिक हमें ये चीज़ें जो है दोबारा न पढ़ाना पड़े। ओके, थैंक यू।